नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, हम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी और एसएससी जैसे एग्जामों के लिए करंट अफेयर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को देख रहे थे और उसी सीरीज में यह हमारा पार्ट 6 है। और साथियों, यदि आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पिछले पार्ट भी देख लीजिएगा, जिससे आप एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को टैकल कर पाएं। तो साथियों, यह हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, इसी के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाले अंतर्राष्ट्रीय नागरिकों को 10 साल का निवास परमिट यानी ब्लू वीज़ा लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है ऑप्शन ए यूएई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए यूएई। यूएई की साथियों जो राजधानी है वो क्या है? यूएई की राजधानी है अबू धाबी। और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है, यानी करेंसी क्या है? सॉरी साथियों, इसकी जो मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है वो है यूएई दिरहम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूएई। और साथियों एक टैग है ब्लू फ्लैग, सॉरी, ब्लू फ्लैग। ठीक है, ये किस लिए दिया जाता है? तो ये जो समुद्री किनारे यानी समुद्री जो बीच है ना, उनको दिया जाता है। और भारत में अब तक कितने समुद्री बीच को मिल चुका है? वो मिल चुका है अब तक 13 बीचों को ब्लू फ्लैग का टैग मिल चुका है। तो ब्लू फ्लैग एक टैग है। और ब्लू वीज़ा जो लॉन्च किया है वो यूएई ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये आपको ब्लू वीज़ा पूछा है, ब्लू फ्लैग पूछा है, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र के किस बैंक को अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन बीएसआई से आईएसओ जो प्रमाणन है वो मिला है? तो वो मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा को, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत होगी उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट साथियों, किस कन्नड़ लेखिका की लघु कहानी का संग्रह हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया है? तो साथियों, तो ये 2025 में ये किसे मिला है? ये हार्ट लैम्प के लिए मिला है। मिला किसको है? वो मिला है बानू मुश्ताक को। इसको हम बहुत बार देख चुके हैं, मतलब जो करंट अफेयर्स का हमने पार्ट डाला था यानी लास्ट 9 मंथ का, उसमें भी बहुत बार कराया है। और साथियों ये 2025 का इनको मिला है बानू मुश्ताक को। और 2024 का किसे मिला है? 2024 को मिला है जेनी इपेन बैग। ठीक, जेनी इपेन बैग को मिला है। और इनकी जो संग्रह है वो क्या है? कविता संग्रह जो है वो है कायरोज। कायरोज के लिए मिला है जेनी इपेन बैग को। और 2025 का मिला है वो मिला है बानू मुश्ताक को। और जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की जो स्थापना यानी कब से दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 2005 से। 2005 से यह देना स्टार्ट हुआ था। और पहली बार जो मिला था वो किसे मिला था? पहली बार मिला था इस्माइल कादरी को। तो इस्माइल कादरी को पहली बार 2005 में मिला था। ये कहाँ के हैं? ये हैं अल्बानिया के। ठीक, तो 2025 के लिए मिला है बानू मुश्ताक को। और 2024 को मिला है, 2024 के लिए जो मिला था वो मिला था जेनी इपेन बैग को मिला था, उनकी कविता संग्रह काइग्रेस के लिए। और पहली बार 2005 में जो दिया गया था वो दिया गया था इस्माइल कादरी को। और ये नहीं मिला था 2005 में, ये अल्बानिया के हैं। ठीक, तो ये इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, हाल ही में किस राज्य को वन परियोजना स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये साथियों 5 स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित है। तो ये किसे मिला है? ये मिला है नागालैंड को।
सॉरी साथियों, नागालैंड को मिला है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नागालैंड। नागालैंड में साथियों एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है इंटकी नेशनल पार्क, ये पूछा जाता है। और इसको जो अवार्ड है वो कब से दिया जाता है, वो 2003 से दिया जाता है। तो ये इसको जो अवार्ड जो दिया जाता है वो 2003 से दिया जाता है, और 2025 में जो मिला है वो मिला है नागालैंड को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत के साथ साझेदारी में टिकाऊ ऊर्जा समाधान को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTIA लॉन्च किया है। तो किस देश ने किया है यह भारत के साथ साझेदारी के लिए? ये किया है डेनमार्क ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डेनमार्क। डेनमार्क की जो राजधानी है वो है कोपेनहेगन। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डेनमार्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट है S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट CSA 2024 की सर्वोच्च रेटिंग वाला भारतीय बैंक कौन बन गया है? तो कौन बना है? तो वो बना है ऑप्शन सी, यस बैंक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अब इसमें पजल ऑप्शन है तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पजल ऑप्शन देके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यस बैंक। और साथियों यस बैंक की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? 2003 में की थी, और ये की थी राणा कपूर और अशोक कपूर। ठीक, और जो SBI की स्थापना हुई थी ये आप सभी को पता है, पहले इंपीरियल बैंक थी और उसको 1955 में SBI नाम दे दिया गया था, यानी SBI मर्ज हो गई थी। तो उससे 1955 से पहले किस नाम से जानी जाती थी? तो ये इंपीरियल बैंक। ठीक, तो और HDFC बैंक 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। ये साथियों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो बैंक की स्थापना कब की गई थी, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, AS बैंक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, वैज्ञानिकों ने किस चंद्रयान मिशन के तहत डेटा को उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भौगोलिक भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाकर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है? तो वो की है साथियों ऑप्शन डी, चंद्रयान 3। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो वो किया गया था 2023 में। और चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? वो किया गया था 2008 में। और चंद्रयान 2 2019 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। तो ये भी पूछ लेता है कि चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था, 2 कब लॉन्च किया गया था, और 3 कब लॉन्च किया गया था। तो आप इन्हें भी डेट याद कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? यानी जो 11वें अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? तो वो हैं तुहिन कांत पांडे या तुहिन कांता पांडे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, तुहिन कांता पांडे। साथियों सेबी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1988 में। और साथियों ये कन्फ्यूजन होता है कि सेबी की स्थापना कहीं 1992। तो साथियों आप क्लियर कर लीजिए, 1988 में ये गैर संवैधानिक तौर पे इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा, ये तो गैर संवैधानिक रूप से बनाई गई थी, और 1992 में इसको वैधानिक दर्जा दे दिया गया था। तो 1988 में तो इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन जब वैधानिक दर्जा मिला था वो मिला था 1992 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तुहिनकांत पांडे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 248 साल की आज़ादी के बाद पहली बार किस भाषा को कानूनी तौर पे अमेरिका की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो वो किया गया है ऑप्शन ए, अंग्रेजी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ज़्यादा इसमें डिटेल्स बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट साथियों, जो अभ्यास कोंकण 2025 किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो कोंकण अभ्यास किस किस के बीच होता है? ये होता है भारत और यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम के बीच। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भारत और यूनाइटेड किंगडम। भारत और फ्रांस के बीच कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं? तो वो होते हैं शक्ति, गरुड़ और वरुण। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो भारत और फ्रांस के बीच युद्धाभ्यास होते हैं।
भारत और जापान के बीच कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो भारत और जापान के बीच होते हैं धर्मा गार्जियन, धर्मा गार्जियन। और धर्मा गार्जियन जो अभी हुआ था 2025 में, वो कहाँ हुआ था? माउंट फ्यूजी, यानी माउंट फ्यूजी जापान में हुआ है धर्मा गार्जियन। और एक और है क्वेश्चन शिन्यू मैत्री, यानी सॉरी युद्धाभ्यास शिन्यू मैत्री, तो ये भी जापान का है। और भारत और यूएसए के बीच कौन कौन से होते हैं? एक तो युद्धाभ्यास जो होता है वो युद्धाभ्यास के नाम से ही होता है, और एक होता है टाइगर ट्रायम्फ, ये पूछा गया है टाइगर ट्रायम्फ। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के जो 80वें सत्र में 2025 की जो थीम थी वो क्या थी? तो जो 2025 में जो यूएनजीए का जो सत्र हुआ था 80वां, उसकी थीम क्या थी? तो ये हुआ था साथियों न्यूयॉर्क शहर में, न्यूयॉर्क शहर में हुआ था यूएसए में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी, यानी जो अध्यक्ष थी इस सम्मेलन की, वो कौन थी? अन्नालेना बेयरबॉक, अन्नालेना बेयरबॉक। ठीक, तो इसका जो थीम थी वो थी ऑप्शन बी, बेहतर साथ शांति विकास मानवाधिकारों के लिए 80 साल और आगे। तो इसमें 80 साल 80वें सत्र, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेहतर साथ शांति विकास मानवाधिकारों के लिए 80 साल और आगे। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? अब इसमें साथियों कंफ्यूजन नहीं होना है, 2023 के लिए 2025 में मिला है। तो 2025 में किसे मिला है? वो मिला है मोहनलाल को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहनलाल। 2023 का इन्हें 2025 में मिला है। और 2022 का वो मिला था, किसे मिला था? वो मिला था हमारा मिथुन चक्रवर्ती को, मिथुन चक्रवर्ती को। तो 2022 का 24 में मिला था, वो मिथुन चक्रवर्ती को मिला था। और 2023 का जो मिला है वो मोहनलाल को मिला है। ये एक साउथ फिल्म के एक्टर हैं। और जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो कब से दिया जाता है? तो वो दिया जाता है 1969 से। और 1969 में पहली बार किसे मिला था? वो मिला था देविका रानी, ये पूछा जाता है, रोरिक। तो जो पहले प्राप्त करता थे दादा साहब फाल्के पुरस्कार के, तो वो देविका रानी रोरिक थी। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहनलाल। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों कि सन 2027, 2029 और 2031 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स की जो मेजबानी है वो किस देश को मिली है? तो 2027 और 29 और 31, तो ये जो मेजबानी मिली है वो मिली है 3 बार के लिए इंग्लैंड को मिली है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंग्लैंड। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि 2025 का शक्ति भट्टी पुरस्कार, शक्ति भट्ट पुरस्कार पहली स्मरण द लकी वंस के लिए किसे मिला है, किसने जीता है? तो साथियों इन्होंने अपनी पहली कृति के लिए जीता है, और ये पहली जो कृति है इनकी संस्मरण है वो है द लकी वंस। तो इसके किसको मिला है? तो वो मिला है जारा चौधरी को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जारा चौधरी। और ये जो सॉरी शक्ति भट्टी पुरस्कार है ये 2008 से दिया जाता है। और 2025 का मिला है जारा चौधरी को। और 2024 का किसको मिला है? 2024 का जो मिला था वो मिला था किनफार्म, किनफार्म सिंह नोंग, सॉरी किनरी। तो ये 2024 का मिला था और 2025 का मिला है जारा चौधरी को।
तो साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों हम आशा करते हैं कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।